लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक सारी जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। खाकी वर्दी वैसे तो ये आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, लेकिन जब वे इस शब्द को सुनते हैं तो वो आभास नहीं होता। हाँ, जब खाकी वर्दी कोई लेखक हो या साहित्यकार हो तो बिल्कुल मायने बदल जाते हैं, एक आत्मीयता सी झलकने लगती है। ऐसी एक लेखक और पुलिस हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सीमा हिंगोनिया जी, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने राजस्थान पुलिस सेवा में अपने शुरुआत 15 वर्ष पहले की। आज आरएसी 3rd बटालियन बीकानेर में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं देते हुए इन्होंने जो भी सामाजिक विसंगतियां देखी हैं उनको कलमबद्ध किया है। अभी इनकी एक नई पुस्तक आई है, सुरक्षा सखी। इस पुस्तक के अलावा 3 पुस्तकें और आ चुकी हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ वो सामाजिक कार्य भी करती हैं, बच्चों को पढ़ाने का, कच्ची बस्ती में उनके शिक्षा का और उनके संस्कारों का ध्यान रखती हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका सीमा जी। नमस्ते। हमें बहुत खुशी है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी आज हमारे यहाँ स्टूडियो में हैं। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पुलिस सेवा में होते हुए आपको लिखने का कैसे सूझा? कैसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, आमतौर पर बड़ा शुष्क सा मानते हैं और पुलिस की भाषा तो हमने आज तक कभी अच्छी देखी भी नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लिखने का तो ऐसी कोई नया नहीं है, ये तो मेरे बचपन से ही इनबिल्ट है। लिखने का तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। मेरी पहली जो प्रीवियस सर्विस थी, मैं स्कूल टीचर और लेक्चरर भी रही हूँ, तो उसका भी एक सपोर्ट है कि पढ़ना पढ़ाना मेरे साथ रहा है। और पुलिस में आने के बाद तो मुझे और भी लगा कि ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग करते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे सामने घटनाएं होती है, कहानियां होती हैं, उनको लिखना मेरे लिए और भी अच्छा हो गया था। मुझे मजबूत लगा कि ये तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि इनको हमें लिख के रखना चाहिए, चाहे कहानी के रूप में, चाहे किसी भी दस्तावेज के रूप में हमें लिखना चाहिए। तो पुलिस ने तो मुझे सपोर्ट किया है, पुलिस सर्विस ने, क्योंकि हमारी डेली पब्लिक डीलिंग सर्विस है इस। और आपके लेखनी में वही चीजें हैं जो आप पुलिस सेवा में जिन चीजों का सामना करते हैं, उससे पुलिस से जुड़ी और सुरक्षा से जुड़े, कानून से जुड़ी कानून बातें। से जुड़े हुए बिल्कुल पुलिस जो फेस करती है या जो समाज में जो वो देखती है, वो ही सारी चीजें मैं इसमें लिखती हूँ। खासतौर से कानून पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। फीमेल्स पे जो विक्टिमाइज जो होती हैं उन पे ज्यादा फोकस रहता है, बच्चों पे रहता है, क्योंकि चारों तरफ हमें यही देखने को मिलता है। तो मेरे दिमाग में तो रहता ही है हमेशा। तो मुझे लगता है इसको एक बार लिख के रख लेना चाहिए, और जो अब जो मैंने लिखा है वो उसी का परिणाम है मेरी 15 साल की सुरक्षा सर्विस का। सखी, सुरक्षा सखी इसमें आपने 15 कहानियां इसमें लिखी। इसमें 15 कहानियां भी है, साथ में 10 कानून भी है, उन और कहानियों से जुड़ी हुए। उन्हीं से जुड़े हुए। जैसे विक्टिम की जो कहानी है उसी से जुड़ा हुआ कानून है। यदि कोई बाल विवाह से पीड़ित बच्ची है तो उसी से संबंधित बाल विवाह निषेध अधिनियम इसमें है। क्योंकि सुरक्षा सखी है, तो एक ऐसा करैक्टर इसमें मैंने डाला है काल्पनिक, जो विक्टिम को सुनती है, उसको सलाह देती है, परामर्श देती है, उसको कानून की राह दिखाती है, उसके लिए न्याय प्रशस्त करने का प्रयास करती है, वो जितना उनके लिए कर सकती है। तो मैंने पूरी किताब में महिला की पीड़ाओं को कहानियों, संवाद और प्रश्नोत्तरी के रूप में बताने का प्रयास किया है, कानून के साथ में। आपने भी बाल विवाह की बात की और मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं दूसरे अन्य राज्यों की अपेक्षा। और यहाँ सरकारी प्रयास ये बहुत हुए, लेकिन परिणाम क्यों नहीं दिख रहा? बहुत कम परिणाम तो हुआ कम दिखता है जो दिखता है, परंतु उतना तो नहीं है, पर दिख रहा है। अब काफी चेंज आया है समाज में। अब यदि एक घटना भी है तो वो हाईलाइट होती है। पहले मास लेवल पे बाल विवाह होते थे, एक साथ सामूहिक विवाह हो गए 10-10, 15-15 बच्चों के। अब यदि एक विवाह भी हो रहा है तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो भी क्यों हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? आजादी के 75 साल बाद भी हमें आज भी बाल विवाह की ये अपराध क्यों करने हैं? लेकिन आप जो फील्ड में हैं, हाँ। तो आपने इसकी वजह क्या जानी, क्या समझ में आया, क्यों इतने रोक के बाद भी विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह? क्या बाल विवाह के पीछे एक कोई कारण तो है नहीं। इस
इसका कारण कई हैं। जैसे हम सबसे पहले तो हम शिक्षा को ही मान लें, खासतौर से महिलाओं में। महिलाएं अभी भी राजस्थान में 53% ही शिक्षित हैं, तो एक एक बहुत बड़ा गैप है। और उन्हीं महिलाओं का इफेक्ट बच्ची पे पड़ता है। वो सोचती जब मेरा विवाह हो गया तो इसका भी विवाह हो जाए, घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती है। दूसरा, हम अशिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा गरीबी को भी उसमें जोड़ सकते हैं। थर्ड, इसमें हम संस्कारों को मानते हैं। कुछ चीजें हमने संस्कार मान लिए कि लड़की को जल्दी से पराई कर दी जाए, ताकि भेज दो, उसके घर भेज दिया जाए, उसके पराए घर में भेज दिया जाए, उसके घर में भेज दिया जाए। घर तो ये तो पराया है, तो उसको संस्कार के रूप में ले लिया है हमने कि हम पाप से मुक्त हो जाएं। तीसरा, आजकल का जो सीन है उसमें लड़कियों की सुरक्षा के जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, उसको देख के भी वापस से एक बार गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो ये सोचते हैं कि लड़की हमारे पास रहेगी, कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई घटनाएं हो जाती है, तो ऐसा करते हैं कि इसको तुरंत शादी कर देते हैं। उससे उस पे कंट्रोल भी रहेगा। वो शादी करके लड़की पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि कल कोई गलत कदम ना उठा ले। तो जो ये मानसिकता है कि लड़की को नियंत्रित करने की जो भावना है कि ससुराल चले जाएगी तो कंट्रोल रहेगा, हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी, पैसे नहीं लगेंगे, बाहर नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीजें जो समाज में चल रही है सोच में, वो बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं। और अभी वापस से थोड़ा सा बढ़ने भी लगा है, मैंने ये देखा। मैंने कई बार ये देखा है कि जैसे एक बेटी की शादी तय हुई, मान लीजिए वो 16-17 की, 18 में तो करते ही नहीं है, 16-17। इससे छोटी बहन अगर 13-14 की है, उसकी भी 8-9 साल की, 10 साल की, तीनों की एक साथ, और एक ही घर में लड़के मिल गए तो ठीक है, नहीं तो सचेरे मेरे भाई कोई भी है हमारा साटा जिसको क्या लेकिन वो सबकी एक साथ कर दिया। कर देते हैं। और ये डॉक्टर कृति भारती हैं एक जोधपुर में, जी जी। वो इसके विरुद्ध काफी उन्होंने चला रखा, 2-2.5 हज़ार के करीब उन्होंने बाल विवाह रोके हैं। बाल विवाह रोके हैं और 55 से ज्यादा उन्होंने अनल कराए हैं, करण भी करा। शून्यकरण कराए हैं। हाँ, तो उनको बहुत दिक्कत आती है, एक एक केस के लिए वो इतना लड़ती हैं, और ससुराल पक्ष से थ्रेट आता है, ससुराल पक्ष से भी आता है, पीहर पक्ष से भी आता है, समाज से भी आता है, सभी जगह से। सबके, मैंने कहा ना, ये अपराध नहीं हो गया बल्कि संस्कार बन गए हैं कि लड़की को जल्दी से शादी करो और ससुराल भेजो। ये पुण्य मान रहे हैं इस चीज को। और यदि कोई बीच में इसमें आ रहा है तो वो उनके लिए वो क्रिमिनल के रूप में रोल प्ले कर रहा है। उसकी स्थिति तो मैंने ये देखी है कि जिस लड़की को, जब लड़की संपर्क करती है, बाल विवाह तो उसका 6-8 साल की उम्र में हो गया था, गौना का वक्त आता है, मान लीजिए 18-20 साल की होती है, तब वो ये कहती है कि मैं इस लड़के को जानती नहीं हूँ, मैं इसके साथ क्यों हूँ। शिक्षित ज्यादा हो चुकी होती है, लड़का पता चला कि वो कहीं मजदूरी कर रहा है, तो इतना इम्बैलेंस्ड चीज होती है ना। तब जब लड़की से संपर्क करती है तो उनको लड़की को रेस्क्यू करके अपने पास रखना पड़ता है, जब तक वो केस लड़के और लड़की को सेटल नहीं करते कहीं। बिल्कुल, उनको सबसे थ्रेटनिंग कितनी बड़ी होती है, समाज से इतनी बड़ी थ्रेटनिंग होती है, तो फिर वो कहाँ रखे, कहाँ भेजे ऐसे में। फिर उसकी शिक्षा वो अपने ही खर्च से करती हैं, क्योंकि जब तक अगर माता पिता ने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, क्योंकि ससुराल तो जाना नहीं, वहां से तो उसने अनल कर लिया ना मैरिज। तो अब माता पिता अगर नहीं रख रहे हैं तो उस केस में तो एक लड़की जब ये जिम्मेदारी समझकर कर रही है तो वो 55 लड़कियों को अब तक मुक्त करा पाई है। इतना बड़ा देश और इतने सारे बाल विवाह होते हैं, इससे तो नहीं रुक पाएगा। बड़े प्रयास की जरूरत। बहुत बड़े प्रयास की, और मेरा मानना है कानून से भी ये नहीं रुकेगा, ये सोच बदलने से रुकेगा, शिक्षा से रुकेगा। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, और ये काम महिलाएं ज्यादा कर सकती है। जो हमारा एक गैप आ रहा है कि 53% ही महिलाएं शिक्षित है और जेंट्स 76 से अबव परसेंटेज में शिक्षित हैं, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा ही हर चीज का समाधान है, उसी से नजरिया बदलता है, तभी उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि लड़की पढ़ेगी नहीं तो वो आगे कुछ सर्विस भी नहीं कर सकती, कोई जॉब भी नहीं कर सकती, तो ऐसे में वो उसको बोझ मानने लग जाते हैं। तो माँ सोचती है कि जब ये पढ़ ही नहीं रही, कुछ कर ही नहीं रही, तो इसकी शादी कर दो, निपटा दो। तो वो जब माँ को पढ़ाएंगे तब बेटी पढ़ेगी। तो हमें हर महिला, चाहे वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, उसकी पढ़ाई पे, उसके सोच पे, और साथ में समाज की थिंकिंग बदलने पे भी काम करना पड़ेगा। एक जो कैंपेन जो चलाने वाली बात होती है, सरकार चलाती है, परंतु इसको मास लेवल पे हमेशा चलाना होगा। वो जब विवाह का समय आता है तब सरकार या चलाती है, हो गया या कोई ऐसा अवसर होते तब। पर इसको हमें
डे टू डे लाइफ में लाना पड़ेगा, स्कूलिंग में लाना पड़ेगा। जो बच्चियां छोटे छोटे स्कूल में जाती है वहीं से कुछ सिलेबस में भी डालना पड़ेगा कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह करने को ये दुराया इनाम है, कानून से कानून भी बताना होगा, वो सारी चीजें। और जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। हम कार्रवाई से भी बचते हैं थोड़ा सा। अभी आपने बोला लड़कियों को जल्दी विवाह इसलिए भी कर देते हैं कि ऊंच नीच वाली बात होती है, या लगता है लड़की उधर चली जाए तो ससुराल चली जाए तो ठीक है, यहाँ कोई शादी कर ले किसी से या भाग जाए या कोई ये बात हो जाए। अब ये शिक्षा की भी बात की, अब मैं ये देख रही हूँ कि शहर में जो गांव से लड़कियां आती हैं पढ़ने, सभी की बात नहीं कर रही, गांव की लड़कियां आजकल बहुत अच्छी जगह पहुंचा रिजल्ट देती है, अच्छी जगह पहुंचती हैं, अधिकारी बन रही हैं। लेकिन गांव और छोटे शहरों से, हाँ, छोटे कस्बों से, शहरों से जो लड़कियां आके यहाँ पीजी में रह के पढ़ रही हैं बड़े शहरों में, उनके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस उम्मीद से माँ बाप ने भेजा था उससे बहुत अलग हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो शहरी हवा लग गई है। हाँ, हवा लगना जिस है कहते हैं। और शहर में जो चीज़ अच्छी नहीं थी, हाँ, उसको उन्होंने आकर अपना लिया। शिक्षा तो एक साइड है, इस समय मोबाइल उनके पास है और दुनिया में घूमने की सारी आज़ादी है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। पैसा घर से मिल रहा है, घर वाले यहाँ देखने को नहीं आ भी नहीं सकते, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को देखने आए। तो उन स्थितियों में जब वो लड़की गांव से निकलकर यहाँ तक आई है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप का डर गांव में रहकर थोड़ा सा तो जायज है? नहीं, पर गांव में वो सुविधाएं भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए। जैसे यदि 10 लड़कियां गांव से आ रही हैं पढ़ने के लिए, तो हो सकता है उसमें 2-3 गलत साइड में जा रही है, बाकी की 7 से 8 लड़कियां उस ट्रैक में, पढ़ने वाले ट्रैक में जाना चाहती। तो वहां पे गांव में वो सुविधाएं भी तो होनी चाहिए, वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट, वो लाइब्रेरी, वो सारी सुविधाएं नहीं है गांव का। जब हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, या कॉलेज है नहीं, या है तो बहुत इतने दूर है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या फिर वो इतनी दूर माँ बाप भेजना नहीं चाहते। अब कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उनको कोई ना कोई कोचिंग में आना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा। तो ये रोक तो हम सकते नहीं है, क्योंकि आ तो लड़के भी रहे हैं, लड़कियां तो अकेली शहर में आ नहीं रही है, आ तो लड़के भी रहे, माहौल तो उनका भी खराब हो रहा है, वो भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो लड़कियां कर रही हैं। यदि वो पढ़ नहीं रही हैं तो बहुत सारी पढ़ भी रही हैं और बहुत अच्छा अचीवमेंट भी कर रही हैं, पर हमें रोकना दोनों को है। रोकना का जो एक प्रयास करना है, ये जो कहते हैं संस्कार उनमें डालने हैं या उनको समझाना है, वो तो घर में भी, घर से ही शुरुआत होगी। उनको समझाना होगा, उन पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी उनको। यदि वो किसी गलत ट्रैक पे जा रही है तो उनको पढ़ाई छुड़वा के बैठाने की बजाय उसको वापस से सही ट्रैक पे भी लाना होगा। हमारा एक ही रहता है कि लड़की नहीं है तो शहर गई, बिगड़ गई, इसको तो वापस बुला लो, शादी कर दो, निपटा दो। ऐसा नहीं है। मेरी एक कहानी में मैंने डाला है कि लड़की एक बार ट्रैक से फिसलती है, परंतु जब उसको काउंसलिंग होती है, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको समझाया जाता है और वापस से उसको ये बताया जाता है कि भविष्य बहुत अच्छा है आपका, आप पढ़ सकते हो, आप बन सकते हो, तो वो वापस से उस लाइन पे चलती है। तो मिसगाइड तो सभी होते हैं, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, पर हमारी नज़र हमेशा लड़कियों पे ही रहती है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, साइबर क्राइम में जो लड़कियां फंस रही हैं अभी शहरों में आकर, या डिजिटल मीडिया के थ्रू जुड़ती हैं, या फिर फिजिकली भी, जैसे वो लोग यहीं हैं आसपास मिलने जाते हैं, इस तरह से कांटेक्ट में आते हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि एक अपराध है जो फैल रहा है, और बच्चे जो घर से दूर हैं, लड़के और लड़कियां, आपने कहा लड़कों पे उंगली नहीं उठाते हैं, बात तो सही है, अपराधी तो वो भी हैं, अपराधी तो लड़कों ही का, अपराधी तो वही है। यदि लड़की कहीं घर छोड़ के जा रही है तो उसके साथ एक लड़का भी जा रहा है। लड़की क्या, यदि वीडियो बन रहा है तो वो लड़का बना रहा है। साइबर क्राइम यदि उसके साथ हो रहा है, वो कहीं उसको वायरल कर रहा है, तो वो कोई एक गैंग होगी जिसमें बॉयज होंगे। तो अपराधी को भी हमें टारगेट करना होगा कि हमें, हमारे सारे संस्कार सिर्फ लड़की के लिए थोड़ी है, थोड़ा सा लड़के पे तो कंट्रोल होगा, उसको भी संस्कार दिया जाए, उसको भी ये बताया जाए कि आप यदि ये अपराध करेंगे तो इसकी ये सजा है, आपका कैरियर खराब हो सकता है। इसके लिए मैंने सेव यू सेव नेशन प्रोग्राम मैंने इसीलिए चला रखा है अपना, जहाँ पे हम स्कूल के बच्चों को, जो 6 से 12 तक के बच्चे हैं, वहीं पे हमको उनको बताना पड़ेगा कि आपका एक छोटा सा अपराध आपका पूरा भविष्य खराब कर सकता है। लड़के को ज्यादा बताना पड़ेगा कि आपकी छोटी सी गलती
चाहे से आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा ही मामूली सा लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे तो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। और वो जब केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन आजकल हर जगह जरूरी हो गया, वो सभी जगह आपके वहां पे लिखा रहेगा कि इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। तो हमेशा लड़की को हम कंट्रोल करना, उसको समझाने की बजाय हमें थोड़ा सा अपना फोकस उधर भी करना पड़ेगा और इसको हमें एजुकेशन में डालना पड़ेगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एजुकेशन में जो हम अ, सालों से जो सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री, मैथ जो भी है, उससे हट के हमें थोड़ा सा अलग शिक्षा पे भी जोर, चाहे जैसे साइबर क्राइम हो गया या एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन हो गई, डूज एंड डोंट्स हो गए, इस तरह की चीजें हमें सिलेबस में बच्चों के डालनी पड़ेगी। नैतिक शिक्षा आजकल, नैतिक शिक्षा को, इसको नैतिक शिक्षा ही मान लेना चाहिए कि उनको हम साइबर क्राइम बता दें, उनको हम पोक्सो एक्ट बता दें, उनको हम आईटी एक्ट बता दें। यही एक तरह का नैतिक शिक्षा है। आज के मोबाइल पे क्या क्या क्राइम हो सकते हैं, आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो, आपका डेटा कैसे सेव रह सकता है, ये एक नैतिक शिक्षा का पार्ट हो सकता है या सोशल साइंसेस का पार्ट हो सकता है। इसको हमें सिलेबस में डालना पड़ेगा और अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसके बाद भी नहीं चले शिक्षा विभाग में, मतलब बात भी नहीं ये आता जरूरी है। और आज जो फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत जरूरी बताना पड़ेगा, लड़का लड़के को कैसे भी बताना पड़ेगा कि आपका एक गलत कदम आपका करियर कैसे खराब कर सकता है। हम बात ही नहीं करना चाहते, उसको टैबू समझ के चुप हो जाते कि नहीं नहीं इस बारे में बात नहीं करनी। तो बात भी करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन भी लाना पड़ेगा और ये समाज को ही करना पड़ेगा। हर चीज कानून से नहीं, कानून बहुत बाद में काम करता है। जब कोई रिपोर्ट हो जाता है या कोई घटना हो जाती है, उसके बाद कानून स्टार्ट होते। पर वो घटना हुई क्यों? एक लड़की क्यों घर छोड़ के गई? एक लड़के ने एक लड़की का रेप क्यों किया? क्यों उसने वीडियो बनाया? क्यों वायरल किया? क्यों उसको थ्रेटनिंग दे रहा है? तो ये सारी चीजें तो बाद में कानून देखेगा। घर वाले क्या कर रहे हैं वो भी देखना, घर भी देखे, समाज भी देखे। पहले आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, पहले समाज वाले सीसीटीवी कैमरा होते थे, तो वो समाज ही गायब हो गया आज का। आज बोलने नहीं देते समाज को। अभी स्थिति ये है कि अगर कोई पड़ोस का कोई कुछ बोल भी दे तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपको क्या राइट है? आजकल अपने अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं लोगों के लिए। आप देखिए, लिव इन रिलेशन में अगर आपके पड़ोस में कोई रह रहा है तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको कोर्ट का प्रोटेक्शन है। उनको कोर्ट से उनको तो आप नहीं रह सकते। permission देखो, है। कोई लिव इन रिलेशन में कोई मैच्योर एडल्ट रह रहे हैं तो आप उनको डायरेक्ट कह नहीं सकते कि क्यों रह रहे हैं, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन परंतु यदि आपकी उनके फादर या मदर से कहीं से भी टच है, उस सोसाइटी से, उनके गांव से आपको पता चलता है, तो आपको एक बार इंफॉर्मेशन यदि आप कर सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी ऐसे रह रहे हैं, तो उस पे माँ बाप को नेगेटिव सोचना या उससे लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उस पे एक बार फोकस कि हमारा बच्चा पढ़ने भेजा था ये और वो क्या कर रहा है। नहीं, लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है हाँ, टोकना जरूरी है। टोकना जरूरी है, वो थोड़ा सा टोकना पड़ेगा। हाँ, वो इसलिए हाँ, कि उसी में लड़की का भला है। लड़के का भी आगे भला है। नहीं, लड़के का तो है, लेकिन आप मुझे बताइए कि लिव इन रिलेशन जब टूटता है तो कितने लड़कों ने पुलिस में, थाने में जाके बोला है कि इस लड़की ने मेरा शोषण किया? नहीं, बिल्कुल कभी एक रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं सिर्फ मिलेगी। लड़कियों के मिलती है कि शादी के झांसे में मेरा आदेश शोषण किया। बिल्कुल तो अगर इससे बचना है तो लड़कियों को पहले सोचना होगा। लड़कों का भी लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, लेकिन मॉनेटरी लॉस कह रही है लड़ाई लड़के के ऊपर हो गई तो उसके बाद तो सारा लॉस लड़के का ही है। तो लड़की को भी आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ, क्यों रह रहा हूँ, इसका क्या नतीजा होगा। रोज डे टू डे हर रोज अखबार में एक खबर ऐसी ना ऐसी होती है, तो क्या हम लड़कों से ये भी उम्मीद नहीं करें कि आप उस न्यूज़ को पढ़ के जागरूक हो जाए कि क्यों तो किसी लड़की के साथ रह रहे हैं, क्यों आप उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हैं, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही लड़कियों को तो हमें समझाना ही समझाना है, लड़कियों को समझदार होना भी चाहिए। मेरी कुछ कहानियां इसमें दुल्हन और प्रेमजाल इसी से है, क्योंकि इनका नतीजा अंतपन अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कोर्ट क्या करे, क्यों परमिट किया है? फिर जब उसका परिणाम इतना गलत है हम्म तो परमिशन क्यों है? दो बालिग लोग साथ रह सकते हैं, ये कोर्ट नहीं, स्वतंत्रता जो है संविधान में इनबिल्ट है, आपको बालिग को तो स्वतंत्रता है ही। लेकिन ये इस तरह की स्वतंत्रता जो हमारे सामाजिक ढांचे को तोड़ रही है। ढांचे को तो तोड़ रही है, हम दोनों तरफ ही चल रहे हैं कि वो तोड़ भी रही है, परंतु हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि एक 18 साल से बड़े लड़के या लड़की को रोक सके।
तो उनको फ्रीडम देनी भी पड़ेगी। परंतु इसके साथ-साथ हमें एजुकेशन क्यों नहीं देनी है? हमें उसको एजुकेशन का पार्ट क्यों नहीं बनाया जाता? कि जहाँ उनको हम पहले से डूज़ एंड डोंट्स या गलत या सही समझाएँ। हमें लड़कियों को स्कूल में भी समझाना पड़ेगा, लड़कों को स्कूल में भी, कॉलेज में भी समझाना पड़ेगा कि इसके ये परिणाम हो सकते हैं। उसके बाद फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो कुएँ में गिरते हैं या नहीं गिरते। हर जगह रोक के हम किसी को भी कानून से रोक दें कि नहीं ये साथ नहीं रह सकते, नहीं ये शादी नहीं कर सकते, नहीं ये वो नहीं कर सकते, तो वो तो टाइम अभी है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मैं किसी की स्वतंत्रता के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, बल्कि मैं तो चाहूँगी कि समझदारी से काम लिया जाए। हर जगह जहाँ भी काम लिया जाए, चाहे लड़कियाँ ही क्यों, जो शादीशुदा पेयर्स हैं, वो शादी में भी हैं और साथ में लिव इन में भी हैं। नहीं, तो जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो सिर्फ नाबा उनके लिए तो दिया नहीं कि अनमैरिड के लिए, वो तो उनके लिए भी दिया है कि आप तो शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, फिर भी आप लिव इन में भी रह रहे हो, साथ में भी रह रहे हो। तो हमें तो समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत है, चेतना की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है और संस्कारों की ज़रूरत है। हर जगह हमें रोक नहीं सकते। संस्कारों की बात की, हाँ, अब ये तो परिवारों में ही देखने को मिल रहा है, कहाँ लिव इन रिलेशन तो एक तरफ रखें, परिवारों में ही लड़कियां यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। वो तो बहुत ज़्यादा है। आप ये इसका परसेंटेज देखेंगे। इसके तो सूचनाएं भी बाहर तक नहीं आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमारे पास में एससीआरबी का डाटा है, मैं अक्सर डाटाज़ कलेक्ट करती हूँ एससीआरबी का, कि 89% मतलब 90% लड़कियाँ सेक्सुअली हैरेसमेंट का शिकार घर में हो रही है, अपने नियर डियर के साथ में। वो उसके कज़िन्स भी हो सकते हैं, वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो उसके ड्राइवर भी हो सकता है, वो उसका टीचर भी हो सकता है, वो उसका मित्र भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा, और वो भी माइनर गर्ल्स 18 बिलो 18 वाली, क्योंकि वो बोल नहीं सकती या वो सहम जाती है। या हम जाती है, या उनको उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि आपको चुप रहना है। तो वो तो बहुत खतरनाक डाटा है, और वो ये जो डेटाज आए ये तो उनके हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे तो अनरजिस्टर्ड रहते हैं जो बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको सामने लाना ही बहुत कैसे बोलेगी ये नंबर नहीं लगी, जब उसका फादर ही उसका सेक्सुअली हरेसमेंट कर रहा है। अभी एक केस था, अभी अखबार का परसों का, कि वो लड़की तब बोली जब उसके साथ तो चल ही रहा था 10-15 साल से, जब उस फादर ने छोटी बच्ची के साथ भी करना शुरू कर दिया, तब माँ भी बोली है, तब वो बड़ी बहन भी बोली है। अब तक वो उसको अवॉइड कर रहे थे, डर के मारे भी कर रहे थे। कुछ परेशानियां, जैसे गरीब परिवार से है तो उनको पता है अब क्या करेंगे, कहाँ हम जाएंगे हम फिर? कहाँ जाएंगे, कौन हमें खिलाएगा, कौन हमें प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि घर में यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है तो बाहर भी दुनिया तो अच्छी तो नहीं है, तो वो इस चीज उनको सेम बाहर मिलेगी। परंतु जब बच्ची छोटी के साथ भी करने लगे तब उन्होंने आवाज उठाई है। तो बहुत बोलने, हमने महिलाओं को बोलने भी नहीं दिया कभी, हमेशा उसको संस्कारों से बांध दिया कि ये तो नहीं बोलना, तुझे नहीं बोलना, कम बोलना है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमने हमेशा उसके सामने दीवार खड़ी की है, नो नो नो। उस नो का असर ये हुआ कि एक छोटी सी बच्ची भी बोलने से पहले डरती है, आवाज नहीं निकाल सकती। फिर वो सोचती है फादर है। मेरी इसकी एक कहानी ऐसी है कि जहाँ उस बच्ची को 5-7 साल 10 साल तो ये पता ही नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी अर्ली एज में शुरू हो गया। अच्छा, वो पर वो जब बड़ी 13-14 साल की होती तब उसको ये समझ में आया कि ये तो मेरा हरेसमेंट हो रहा है, सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है। क्योंकि एज ए बीइंग फ्रेंड, ब्रदर के रूप में यदि कोई लड़का उसके साथ में कुछ कर रहा है, तो पहले तो ये माना गया कि वो तो भाई है, वो कर रहा है तो ये तो भाई तो अच्छा ही कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। पर जब वो खुद बड़ी होती है, खुद समझदार होती है, तब उसको वो अंतर डिफरेंस पता चलता है कि ये तो सेक्सुअली हरेसमेंट है। स्कूल में तो इसको बैड टच बताया था, ये तो मेरे साथ लगातार कर रहा है, तब जाके तो उसको समझ में आता है। और फिर वो बोले कैसे, बोले तो घर में सबसे पहले ही माँ ही चुप करा देती, बोलना मत, लड़ाई हो जाएगी। ये भी टेंशन रहती है कि यदि कोई घर का ही कोई कर रहा है तो सबसे पहले तो खून खराबा हो जाएगा, फिर घर की बाहर बात जाएगी, फिर बदनामी होगी, फिर रिपोर्टिंग होगी, फिर समाज में बात दूर तक जाएगी, बात दूर तक जाएगी, इसरे मुंह तक। और उसका भी बुरा असर उस लड़की पे ही पड़ेगा। उस लड़के पे जो कर रहा है, या वो फादर जो कर रहा है, या जो कज़न कर रहा है, या कोई ड्राइवर कर रहा है, उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता।
अपराधी का तो आपने देखा होगा, जब भी अखबार में केसेस आते हैं तो अपराधी का तो नाम भी हम नहीं जानते कि इसके पीछे कौन अपराधी है, चाहे निर्भया में हो, चाहे आईजी कर में हो, हमें अपराधी का नाम ही नहीं पता होता। उसका तो कोई समाज में उसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए तो वकील भी खड़े हो जाते हैं, उसके लिए तो उनके परिवार भी खड़े हो जाते, सब बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं इसको बचाना है। परंतु वो लड़की, वो वहाँ तो विक्टिम थी, उसके अलावा और बहुत सारी जगह वो विक्टिम होती जाती है। तो हमें फिर वही, हमें सोच बदलनी पड़ेगी, हमें तरीका बदलना पड़ेगा, हमें व्यवहार बदलना पड़ेगा, हमें ये सब रोकना पड़ेगा, हमको खुद को बोलना पड़ेगा। बोलना, लड़कियों को ताकत देनी पड़ेगी बोलने की कि तुझे बोलना है। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ, मैं बच्चियों को ही सिखाती हूँ कि कुछ भी हो जाए, बोलना ज़रूर है। बिना बोले आप कैसे कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। बिल्कुल। और ये तो छोटी बच्चियों का है। मैं तो देख रही हूँ कि जो जॉब कर रही हैं लड़कियां, अभी टीसीएस का मामला सामने आया। सारी चीज़ों की शुरुआत ही यहीं से होती है कि आपको गलत तरीके से छुआ या कुछ ऐसी चीज़ें की और उसके वीडियोस बना लिए। बिल्कुल। इसके बाद आगे ब्लैकमेल फिर कहाँ तक कर सकते हैं, वो करते हैं। वो करते हैं। तो छोटी बच्ची के बात और घर परिवार, ये तो पढ़ लिख कर नौकरी करने वाली आत्मनिर्भर लड़कियों के साथ हो रहा है और वो नहीं बोल पा रही हैं। वो नहीं बोल पाती हैं। बोलने की स्थिति कब आती है? जब कोई उनको पोक करता है कि ये चीज़ देख लेता है और गलत हो रहा है, या फिर उनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन तब तक वो इतनी उलझ चुकी होती हैं कि उन पर भी उँगली उठने लग जाती है कि तुम पहले क्यों नहीं बोला, और तुम इतने ज़्यादा जगह इन्वॉल्व तुम भी दिख रही हो। जबकि वो इन्वॉल्वमेंट उनकी एक ब्लैकमेलिंग की वजह से, या एक बार उलझ गए तो उलझते चले गए, उसकी वजह से उनकी है। था तो तो ये क्यों हो रहा है? बच्चियां तो नहीं है ना ये। बच्चियां तो नहीं है, परंतु वही है ना कि महिला को हमने हमेशा महिला ही तो बनाया। वो आईएएस हो गई तो भी वो महिला है, तो कोई प्रेस रिपोर्टर है तो भी महिला है, वो या आपने जो बताया कि सीएस का केस है तो वो भी महिला है, उसको, महिला को तो हमने महिला ही रखा है ना। अब वो घर से बाहर निकलती है और उसके साथ कुछ हो रहा है कार्यस्थल पर, और वो यदि घर में बताती है तो उसको सबसे पहले उसका हस्बैंड या पिता, हस्बैंड है तो हस्बैंड और पिता है तो पिता क्या कहेगा कि घर बैठ जाओ। उसकी आर्थिक आज़ादी, उसकी आत्मनिर्भरता को सबसे पहले धक्का लगेगा जब उसको ये कह दिया जाएगा कि आप यहाँ बैठ जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में वो सोचती मेरी नौकरी पे आएगा, मेरे आत्मनिर्भरता पे आएगा, तो वो सोचती थोड़ी दिन मैं सहन करूं और इसको मैं टैकल कर लूंगी। मैंने जो माइंडसेट लेडीज का देखा है, वो काफी दिनों तक उसको टैकल करने की, अवॉइड करने की, कि मैं इसको समझा दूंगी, मैं इसको सुधार दूंगी, मैं इसको सिखा दूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी। ऐसे में पर कई बार वो, जो आपने कहा कि वीडियो ही बना लिया, उसके बाद ब्लैकमेलिंग होने लगी आगे से आगे। तो ये चीजें इसलिए वही है कि वो महिला इतनी दबी हुई है। वो यदि घर में कहती है तो उसको वहां सपोर्ट नहीं है, ऑफिस में कहेगी तो वो कुछ कुछ जवाब तो मुझे ऐसे भी मिले हैं कि तुम्हारे साथ ही कैसे हुआ है, हमारे साथ तो नहीं करता हुआ ऐसा। ये भी जवाब मिलते हैं जब हम किसी को सपोर्ट चाहते हैं ना, लेडी का, कि आप इसके खिलाफ इसके स्टेटमेंट देना इसके पक्ष में, कि नहीं नहीं हमारे साथ थोड़ी होता, हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, हमारे साथ तो ये बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है। वहाँ सपोर्ट नहीं मिलता, घर में नहीं मिल रहा, ऑफिस में नहीं मिल रहा, फिर एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि ये तो ऐसी ही है। एक जो टैगलाइंस जो बार बार चलती हैं, बार बार पूरी सोसाइटी में, मुझे लगता है एक एक साथ वही रन करती रहती है, ये तो खुद ही ऐसी है, ये क्यों, पहले क्या कर रही थी, अब क्या बोल रही है, उस दिन क्यों नहीं बोला, उस दिन तो घूम रही थी, उस दिन तो ये था। तो वो लड़की फंसती जाती है चीजों में। वो आदि तो अपने आप में कमजोर होती है क्योंकि अकेली होती है। हालांकि कमजोर नहीं कहती मैं महिलाओं को, बहुत इससे यहाँ तो सशक्तिकरण के मायने बदल गए ना। वो शिक्षित भी है, वो आत्मनिर्भर भी है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही है। तो ऐसा सशक्तिकरण उसके काम काम पाया। नहीं, काम नहीं है बिल्कुल। मैं ऐसी ऐसी महिलाओं को यही कहती हूँ कि आप बोलना तो सीखिए, आपको बोलना पड़ेगा डे वन। जिस दिन पहली बार किसी ने आपको गलत नजरिए से देखा, जिस दिन आपको गलत कमेंट किया, शब्द गलत निकाले, उसी दिन आपको रुकना पड़ेगा। उसको आप पहले तो हंस के डाल दो, मजाक में ले लो, फिर उसको बढ़ा लो, नहीं, डे वन आपको उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा। वरना तो वो तो सामने वाला तो ये चाहता है कि आज इतना, कल इतना, फिर और एक स्टेप और एक स्टेप, फिर वो जब बहुत ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाती है तब जाके उसको समझ में आता है।
हालाँकि इसके लिए भी कानून आ चुका है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध कानून है, बहुत अच्छा कानून है, कमेटियाँ भी इंटरनल कमेटियाँ भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे शिकायत करनी चाहिए पर करती नहीं है। कई जगह तो कमेटियाँ है भी। असली सशक्तिकरण सिर्फ तनख्वाह कमाना तो नहीं है, असली सशक्तिकरण तो आपकी आवाज़ बनना, आपकी क्यों किसी और की भी आवाज़ बनिए ना आप। बनना तो पड़ेगा ही ना। यदि हमारे स्टाफ में कुछ हो रहा है, एक के साथ हो रहा है तो वही संघर्ष क्यों करे, आप उसका साथ क्यों नहीं? हाँ, जब आज महिलाएं फील्ड में बहुत सारी महिलाएं बाहर है, पहले तो किसी भी ऑफिस में कहीं चले इक्का दुक्का, आज तो आपकी संख्या बहुत बड़ी है, तो आप एकजुट होकर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ऐसी क्या बात है कि अभी भी आप उसी उसमें जकड़े हुए हैं? तो फिर ये आजादी किस बात की मिली है? ये आत्मनिर्भरता किस बात की है? आखिर बात की है। आपको शिक्षा का मतलब जागरूक होना भी है, साथ में जागरूक होना पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी, किसी का आपको बल भी बनना पड़ेगा, उसके साथ में जुड़ना भी पड़ेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, सिर्फ नौकरी लगना या तनख्वाह कमाना मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम है। ये नहीं, इससे आगे बहुत आगे तक जाना है हमें, तब जाके रियल जो वास्तव में जो मातृ सत्तात्मक सत्ता जो होगी, जो थी किसी जमाने में, जहाँ पे मातृ सत्तात्मक सत्ता मैं कहती हूँ एक टाइम में थी हमारे यहाँ पे, जब सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं या वैदिक कल्चर देखते हैं तो वहाँ थी। उस एरा में आने में तभी होगा जब आप शास्त्र और शस्त्र दोनों चलाएंगे। उस जमाने की स्त्रियां शास्त्रार्थ भी करती थी और सशस्त्र भी चलाती थी। तो वहां तक हमें वापस से पहुंचना पड़ेगा, जो बीच में खत्म हो गया, या अंधकार का काल जिसको कहते हैं, जो आ गया है, शिक्षा का काल या शोषण का काल जो आ गया, उसको हमें खुद को ही हटाना पड़ेगा, खुद को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मजबूती सिर्फ नौकरी करने में नहीं है। और मजबूती की बात जब कर रहे हैं तो एक चीज मैं देखती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या अभी भी राजस्थान में हो रहा है। आपने अपनी किताब में एक पहले भी सेकुलर, हाँ वही है मेरा। हाँ, तो ये सोच तो अभी तक है कि महिला कमजोर होती है और इसका पालन पोषण से लेकर इसकी सुरक्षा अंत तक बड़ा मुश्किल है, और ये हमारे किसी परिवार के किसी काम की भी नहीं है। बेटा है काम का, मेरा परिवार का मेरे उत्तराधिकारी तो बेटा है ना, यही सोच है ना। तो मैं कन्या भ्रूण हत्या तो रुक नहीं रही, सोच में से सरकार ने फिर वही बातें कानून बन गए। लेकिन पर इसको आप देखोगे ना, इसमें मैं ये देखती हूँ कि इसका मिसयूज, या ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, फीमेल फीटिसाइड है, ये शहरी लोगों ने ज्यादा अपना लिया। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, सोनोग्राफी होगी, टेस्ट करवाना, या ये अबॉर्शन करवाना, ये सेक्स सिलेक्शन और डिटर्मिनेशन, ये तो सारा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो वो हर टेक्निक का, पैसे का, अपनी पावर का, अपनी लाइसेंसिंग का तो मिसयूज वो कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग। आपको कारण क्या समझ में आता है? कारण तो मानसिकता, तो आप आधुनिक तो हो गए, कपड़े तो आपने अच्छे अच्छे पहन लिए हैं, बढ़िया बढ़िया आप टिप टॉप लग रहे हो, परंतु अंदर से तो आप वही हो, पुराने पुरातनवादी, वो अंधकार युग वाले, वही संकीर्ण सोच वाले, जहाँ पे एक महिला खुद अपने गर्भ का चेकअप करवा के और उसको वो गर्भपात करवा रही है। तो ये इसमें तो मेन कल्प्रिट तो महिला खुद हो गई। मैं तो उनको भी समझाती हूँ कि भाई आप खुद महिला के खिलाफ कैसे हो सकती हो। और जो इसका पहला टाइटल है, दूधो नाव पूतो फलो, ये क्यों है? क्यों हमेशा पोता ही क्यों नजर आता है? एक दादी माँ को अपनी बहू में पोता क्यों चाहिए? वो इसको भी चाहिए, पोती क्यों नहीं चाहिए? नहीं, पोती आएगी आएगी कहाँ से? उस महिला से ही तो आएगी। तो ये सिस्टम तो हमारे इनबिल्ट, ऐसे लगता है घर में, घर घर की महिलाओं में, चाहे पढ़ी लिखी है तो भी, मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स में भी देखा है जो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी वही बात है, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, अब लड़का होना चाहिए, एक लड़की हो गई, अब लड़का होना चाहिए। ये सोच कब तक नहीं बदलेंगे? आप बदलना तो पड़ेगा। कानून जाके घर घर में जाके डेकोय ऑपरेशन थोड़ी करेगा कि कौन क्या करा रहा है, कौन कहाँ क्लिनिक में जा रहा है, कौन कहाँ पे वो फिटिसाइड करवा रहा है। कुछ तो हमको खुद को बदलना पड़ेगा ना, कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है बदलने की। मेरी जो किताब है वो महिलाओं को बदलने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए, उनके एक्शन को बदलने के, उनके व्यवहार को बदलने के लिए, कि अरे आप बदलिए तो सही, देखो कैसे समाज की व्यवस्था नहीं बदलती, कैसे नहीं समाज बदलता है, आप तो बदलिए। इसमें जो महिला पात्र हैं वो अपने आप को बदलती है, वो स्टैंड करती है कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, ना सिलेक्शन कराऊंगी, ना डिटर्मिनेशन कराऊंगी। तो वहां तक तो आपको पहुंचने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, अंदर से मजबूती, और उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। आपको पति से भी लड़ना पड़ेगा, दादी से भी लड़ना पड़ेगा, माँ से भी लड़ना। माँ भी यही कहती कि नहीं,
एक लड़की की माँ, मैंने हमेशा सुना एक लड़की की माँ भी यही कहती, नहीं एक तो लड़का होना चाहिए, है ना? तो उस माँ को भी तो बदलना पड़ेगा ना। हम हमेशा सास को तो कोस नहीं सकते न। पति भी मुझे नहीं लगता कोई हाथ पकड़ के आपका हॉस्पिटल में ले जा रहा होगा और चल ये करा, नहीं, जबरदस्ती तो वो भी नहीं कर सकता। वो तो सबका मिला जुला प्रयास होता है कि चल अपन ये करा लेते। तो बदलना तो बहुत बदलना, अभी मुझे लगता अभी तो हम फर्स्ट स्टेज पे शिक्षा या कहें कि आधुनिक समाज के प्रथम पायदान पे हैं, जहाँ हमने सिर्फ शिक्षा ली है, पैसा कमाना सीखा है और थोड़ा बहुत फैशन करना सीखा है। अभी तो हमें जो हमारा विकास होता है, जिसको हम आंतरिक विकास या आत्मिक विकास या आध्यात्मिक विकास, वहां तक तो या मूल्यों की समझ या संस्कारों की समझ, या वो तो पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बड़े भौतिक वाले हो गए हम लोग। ये ज्यादा मैं पढ़ती रहती हूँ, तो एक रिपोर्ट है उसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, मेरे आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे हमेशा डेटास डालती हूँ। तो वो रिपोर्ट कहती है कि महिला और पुरुष को बराबर आने में, खासतौर से इंडिया में 167 ईयर्स लगेंगे बदलने में, तब उनकी सोच बराबर हो। इस रेशियो में अभी बदलाव हो रहा है। और अभी उसको देखते हुए अभी जिस स्पीड से, जिस स्लो स्पीड से, या हम कहें कछुए वाली चाल से चल रहे हैं बदलाव में, मानसिक स्थिति के बदलाव, बौद्धिक बदलाव, सोच में बदलाव, उसमें आने में 167 ईयर्स लगेंगे। 1.5 शतक से भी ज्यादा लगेगा, तब जाके मुझे लगता है कि वो वाला एरा आएगा जहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, या जेंडर इक्वलिटी जिसको हम कहते हैं, कि जब थी एक जमाने में, जब हम बने होंगे, जब हमारा उद्भव हुआ था, तब तो बराबर ही थे सब। तब तो ये समाज नहीं था, तब तो ये संस्कृति नहीं थी, ये संस्कार, ये आचार विचार, ये सब नहीं थी, ये तो सब हमने डेवलप जब व्यवस्था बननी शुरू हुई तो शायद इन चीजों में पुरुष बाजी मार ले गए या महिलाएं दब गईं या दी गई ना, तो तब गई, दबा दी गई, आज तक दबाई जा रही है, और फिर वो इनमें इनबिल्ट हो गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे कहते हैं जीन में ही आ गया, अब तो इनके खून में ही आ गया, जीन में ही आ गया, तो वो अपने आप को वैसे ही मानने लगे कि मैं तो निर्बला हूँ, मैं तो अबला हूँ, मैं तो दुर्बला हूँ, मैं तो डिपेंडेंट हूँ। मतलब वो खुद ही अपने आप को, आज मुझे आश्चर्य होता है जब एक महिला पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली, उससे मैं कहती हूँ कि चलिए पेमेंट कर दो, तो मुझे एक ने कहा कि अरे नहीं, मैं तो पेमेंट कर ही नहीं सकती, मेरा तो सारा एटीएम पेटीएम सब मेरे पति रख पास। और वो खुश हो रहा उधर है। खुश और होती है कि नहीं मैं नहीं करती, मेरे तो सब वो संभाल लेते हैं। वो खुश और हो रही है अपनी गुलामी, आर्थिक गुलामी पे वो खुश है। और जब वो उसको 200 रुपए देता है कि चल तेरा आज का किराया तू ले जा, जबकि वो कमा के सारा उधर जा रहा है, तो वो जब तक उस खुद नहीं निकलेगी इन सब सोच से, अपने आप को खुद को आत्मबोध ही नहीं है, आत्मबोध नहीं है कि वो क्या कर रही है। हाँ, अपनी शक्ति का ही पता नहीं कि मेरे हाथ में कितनी शक्ति है, या सामाजिक शक्ति है, मेरे पास कानून की शक्ति है, शिक्षा की शक्ति है, आर्थिक शक्ति और है। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीखनी? आप क्यों नहीं चलाना सीख रहे हो? एटीएम क्यों नहीं चला सकते आप? एटीएम क्यों नहीं चला सकते आप? गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? बराबरी करनी है तो ये सब भी टेक्नोलॉजी तो सीखनी ही होगी ना। क्यों नहीं बुक करा सकते चीजों को? क्यों नहीं उबर बुक करा सकते? क्यों नहीं ओला बुला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो आप? नहीं, जब आपको जेवर खरीदना होता है, साड़ी खरीदनी होती है, तो आप सारा दिन, पूरा दिन 5-5 घंटे शॉपिंग करे आते हो, नहीं। और जहाँ आपको वास्तव में आपको दिखाना है कि हम सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, मजबूत हैं, वहां आप पीछे हो जाते हो। तो बदलना तो खुद को ही पड़ेगा, काफी बदलना पड़ेगा, बहुत। वही 167 ईयर्स मुझे लगता है लगेंगे अभी। अभी एक दहेज भी पीछा छोड़ नहीं रहा, जो हमारी कुरीति चल रही है, कन्या भ्रूण हत्या से दहेज तक आ जाए, वो भी चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। हालांकि पहले जो दहेज हत्याएं होती थी, स्टोव से बहुएं जला दी जाती थी, अब वैसे प्रकरण नहीं होते हैं, लेकिन दहेज का स्वरूप बहुत बदल गया है और लड़कियां खुद भी दहेज लेकर जा रही हैं। आपके सामने दहेज के कुछ केस ऐसे आए हैं जिसमें आपको बहुत चीजें लगी हों कि ये गलत हो रहा है और लड़की बोल नहीं रही। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, जब माँ बचपन से ही दहेज इकट्ठा करने लग जाती है बेटी के लिए, कि तुझे वो पहले दिन से ही, जब जिस दिन वो पैदा होती है उस दिन से दहेज इकट्ठा करने लग जाती है, तो गलती किसकी है? गलती माँ की है। क्यों दहेज इकट्ठा कर रहे हो आप? फादर देखो तो टेंशन में रहते हैं, इसको प्लॉट देना है, इसको जेवर देना है, इसको ये देना है। क्यों क्यों देना है? आप उस पैसे को, यदि आप अपनी बेटी को देना ही चाहते हो, तो उसकी एजुकेशन पे लगाओ,
उसके कोई बिजनेस, यदि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकती तो उसका कोई प्राइवेट बिजनेस शुरू करवाओ, नहीं तो उसकी कोई एफडी वगैरह, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे जो भी है उसके नाम से करवाओ। क्यों आप उसको शुरू से बचपन से ही पंगु क्यों बना रहे हो? उसके दिमाग में क्यों डाल रहे हो कि बेटा तेरे लिए मैंने जेवर खरीद लिए, तेरे लिए गाड़ी खरीद ली, तेरे लिए कपड़े खरीद लिए। ये सब माहौल तो घर में चलता है। हम दहेज दे रहे हैं, लेने वाला आजकल इतना तेज हो गया है कि वो दहेज मांगता नहीं है। उसको पता है कि मुझे उस घर में शादी करनी है, वहां अपने आप सब चीजें आएंगे, दहेज ही नहीं आएगा, लाइजनिंग भी आएंगे, सशक्तिकरण भी आएगा, साथ में पैसा भी आएगा, और जितने लोग हैं वो भी आएंगे। वो डायरेक्ट नहीं मांगता है, अपने आप आएगा, जो आएगा खुद आएगा। परंतु आप कहते हो कि दहेज लेते क्यों है, लेते क्यों है, देते, मैं हमेशा ही कहती हूँ देते क्यों है, देते हैं। लेकिन देखिए, अगर देना तो मजबूरी है, मान लीजिए हमारी देवरी है, अब उसका विवाह करना है, आप उसको मजबूत बनाए, आप उसको आत्मनिर्भर बनाए। फिर जब लड़का ढूंढ रहे हैं तो उससे आप करें कि मेरी बेटी खुद अपने आप में दहेज है, पर हम वहां तक सारे लोग, सारे समाज से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हर कोई कर सकता। नहीं कर सकता ना, पर करना तो कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। हम तो अब वो शादियां देख रहे हैं, डेस्टिनेशन मैरिज देख रहे हैं, जो करोड़ों रुपए फूक रहे हैं हम। जी, तो उल्टा हो रहा है, जहाँ कम होना है, ये खर्चा कम होना चाहिए, वहां लड़की वाले करोड़ों खर्च कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे में कर रहे हैं। तो हम हर चीज तो खुद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वही शादी, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था अंबानी की शादी का, 5,000 करोड़ की शादी थी, नहीं, उसमें आर्टिकल के राइटर ने साफ साफ लिखा था ये शादी 5,000 की जगह 500 करोड़ में भी हो सकती थी, उससे इज्जत भी बनी रहती। नहीं, 500 करोड़ के बजाय 5,000 में भी हो सकती थी। नहीं, उस आर्टिकल वाले ने जो लिखा था वो ये लिखा था 5,000 करोड़ की शादी थी, वो उसने उसका बजट कम करके कि मैं 500 करोड़ पे भी इसलिए आ रहा हूँ कि इससे इनका इनका वो बना रहता मान सम्मान, थोड़ा बहुत बना रहता, वो सारे जो उनके टर्म्स थे वो भी आ जाते, सारा सब कुछ है। तो वो भी यही कह रहा था कि मैं 5,000 भी लिख सकता था, परंतु मैं उसका आत्मसम्मान भी बना, क्योंकि उसका खुद का पैसा है, पैसा उसका है, वो कैसे भी खर्च कर सकता है, वो फ्री है उसके लिए खर्च करने के लिए, पर फिर भी वो कम कर सकता, और बाकी के पैसों को वो कहीं पे अच्छी जगह यूटिलाइज। चलो, लेकिन अंबानी कितने हैं? अंबानी 2 4 6 10 है ना। अब मैं और हर कोई अंबानी बनना चाह रहा है। मैं तो जिस भी शादी में जाती हूँ, मैं तो यही देखती हूँ कि भाई क्या खर्चा कर रहे हैं, जहाँ जिसकी औकात नहीं है वो भी खर्चा कर रहा है, उधार लेके खर्चा कर रहा है, लोन लेके खर्चा कर रहा है। अच्छा, मैं इसमें मैं कुछ केस बता रही हूँ। हाँ। अभी पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत से ऐसे पिता हुए हैं जो बेटी को तलाक दिला के उसके ससुराल से मायके बारात लेके बैंड बाजा के साथ आ रहे हैं। कई हो गया, अभी रिसेंट में एक हुआ है यूपी में, लेकिन ये तो अभी इसके पहले भी हो चुके हैं। जब तलाक दिला के वापस घर बेटी की वापसी करा रहे हैं, अरे यार बाजा, घर वापसी बैंड बाजा के साथ, कि ये कोई गलत काम नहीं है। लड़की आ रही है मान सम्मान से, ठीक है। अगर तलाकशुदा लड़की को लोग गलत मानते थे तो एक वो टैग हटाने के लिए आप उसका विरोध कर रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो तहों में जो चीज है ना, वो ये है, इनका कहना है कि उन्होंने दहेज मांगा, उसके बाद भी जब मांगते गए तो हम देते गए, अच्छा, हमने ये दिया वो दिया, इतने लाख की गाड़ी दी, मतलब 30-35 लाख की गाड़ी भी दे चुके हैं। तो आपने जब इतना दे दिया और देते गए, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुरसा की तरह जो मुंह बाय खड़ा है, जो आज बेटी को भी खाएगा। बिल्कुल, वो तो उनको पहले सोचना था। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि आप देते जा रहे हैं दहेज और अंत में तलाक दिलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी परेशान थी। क्या माता पिता आत्मावलोकन करते हैं आपकी नजर में? मुझे ये तो लग रहा है ना कि नहीं करते। हमारे पास जो दहेज प्रताड़ना के केस आते हैं, वहां पे पहले तो वो सारी चीजें उनको ये है कि एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाए तो हम उसको सब कुछ दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, हमारी औकात में नहीं है वो भी दे दें। फिर जैसे ही वहां पे शादी होती है, उसके महीने 2 महीने 6 महीने में सब चीजें बिगड़ने लगती है, तब फिर वो अलग तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं। नहीं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये सुधार कौन करेगा? ये पुलिस करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास केस आएगा, इसको अरेस्ट कर लेगी, उसका दहेज वापस दिला देगी, कोर्ट में केस चलता रहेगा, यही तो कर सकते। समाज सुधार या नजरिया या विचार, ये तो व्यक्ति को, एक लड़की के फादर और माँ को सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी को क्या कर रहे हैं। और फिर वो लड़की को बचपन से यही बताते रहते कि ये देंगे, ये देंगे।
तो शायद थोड़ा-थोड़ा लड़कियों को भी लगने लगा ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मुझे ले जाना है, ये तो पहले दिख क्या रहा है कि कौन सी चीज ले जानी है, वो भी लड़की का रेडी रहता है, मुझे इस बैंक की वो ये सेक्शन आ गया ना। हमने उसको क्या शिक्षा दी? हमने उसको वो तो बना दिया, बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, थोड़ी हो सकता है नौकरी भी लग गई, पर वो जो मानसिक विकास, जो बौद्धिक विकास उस स्तर तक होना चाहिए था, जहाँ वो नो कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो वो तो उसको खुद को करना पड़ेगा ना। कहीं तो हम स्टैंड करें, कहीं तो हम अपने लिए समस्याएं, नित्य नई समस्याएं आगे से आगे खड़े करते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। खुद ही करते जा रहे हैं। और इस समय तो मैं देख रही हूँ दहेज ही नहीं और भी वजहों से अलगाव, संबंध विच्छेद, तलाक ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपके पास जो इस तरह के केसेस आते हैं उसमें आपने ज्यादातर कारण क्या पाया? ज्यादातर ये अलग-अलग, सभी के अलग-अलग कारण होते हैं। किसी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि क्या कारण है। कहीं तो देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कहीं पहले से कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी का आपस में होगा, कोई दोस्ती होगी, वो वहाँ शादी करना चाहते होंगे बच्चे। आजकल सब कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्तियाँ हो जाती है, पर माँ-बाप के दबाव में आके शादी कर लेते, फिर वो वहाँ एडजस्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने अलग लाइफ, कॉलेज में अलग लाइफ देखी है, फैमिली में अलग, ससुराल में एकदम अलग लाइफ हो जाती है। फिर बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं एडजस्टमेंट भी कम हो गया है। अब वो सहनशीलता, धैर्य, संयम, नहीं, वो चीज़ें भी कम हो गई है। तो कोई मतलब बैलेंस नहीं करना चाहता, और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं कि तुरंत ही बिगड़ जाता है। ज़्यादातर मुझे जो लगा कि माँ-बाप लड़के और लड़की की शादी को अपना प्रेस्टीज पॉइंट मान के चलते हैं कि हमारी मर्ज़ी से शादी हो, हमारे खुद के उससे हो, हम ही करें। उसका भी असर पड़ता है। लेकिन लड़के और लड़की को आज इतनी स्वतंत्रता तो है ना कि वो घर आके इस बारे में बात कर सकते हैं जो हमारे समय में नहीं थी। तो इसका फायदा तो उठा सका है ना। मैं एक डायलॉग बताती हूँ, एक उसमें चलता है, एक कहानी में, एक मूवी में, कि आपने मुझे पहले तो पढ़ाने में लगा दिया, जब मुझे दोस्ती करनी थी, फिर मैं नौकरी में लग गई। अब आप मुझसे कहते हो कि लड़का ढूँढ लाओ, अब मेरी उम्र निकल गई। अब कौन, जब मैं 30 साल की हो गई, 30 प्लस हो गई, अब मैं किसी लड़के को ढूँढने जाऊँ तो मेरे मेरे माइंडसेट का लड़का मुझे नहीं मिल रहा है। तो अब आप ही की ज़िम्मेदारी है, आप ढूँढ के लाओ। तो बहुत सारे, इतने सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं कि लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी लग गई है, आगे बढ़ रही है। ऐसे में लड़के थोड़े से कम, अपॉर्च्युनिटी कम हो गई है इस समाज में। वो उस लेवल का, उस माइंडसेट का। पहले तो आप जो कह रहे बाल विवाह हो जाते थे 18, तो बहुत, मेरे को लगता है तो बहुत बड़ी एज हो, 10-12, 11-10-12, हाँ ईयर में, इस एज में हो जाते थे। 18-17-18 हो गया, फिर वो उसको अपना वो भविष्य मान लेती थी, अपना वो जो भी भाग्य मान लेती, फिर वो एडजस्ट भी हो जाती थी धीरे धीरे। अब आप 30 साल की लड़की से कैसे कहोगे कि तू शादी भी कर ले और एडजस्ट भी हो जाए और कोई गड़बड़ भी नहीं है, जब हम इतने परिपक्व हो गए हैं। तो वो चीजें, सभी चीजें आजकल समाज में नई नई पैदा हो रही है। हम लड़कियों को पढ़ा तो रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, पैरों पे खड़ा करना जरूरी है, परंतु उनके हिसाब से लड़के मिलना थोड़ा सा आजकल थोड़ा टिपिकल सा हो गया। तो हर किसी से कर नहीं सकती, कर ली तो फिर वो चलती नहीं है, फिर वही सीधे कोर्ट कचहरी थाना ये सब नजर आने लगते हैं। और जब ये लव मैरिज जितने हो रहे हैं, लव मैरिज में जितना सेपरेशन दिखने को मिल रहा है, परिवार के माध्यम से जो अरेंज मैरिज होते हैं उसमें परसेंटेज कम है सेपरेशन का। ये तो बहुत फैक्ट है, देखा हुआ। लव मैरिज में ज्यादा सेपरेशन ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। परसेंटेज ज्यादा है, तो वो उनको सपोर्ट नहीं होता ना, फैमिली सपोर्ट कहाँ रहता। जब किसी लड़की ने लव मैरिज कर ली तो माँ बाप तो वहीं बेचारी से अलग हो जाते कि नहीं, आप अपने आप देखो, लड़के से भी अलग हो जाते हैं। लड़के के पेरेंट्स फिर भी मुझे लगता है सपोर्ट करते, पर लड़की वाले तो बिल्कुल नहीं करते। फिर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सारी जिम्मेदारी बेचारी उसी पे आती है, और फिर वो कुछ कहना चाहे तो भी नहीं कह पाती। उसको लगता है कि डिसीजन मेरा था, मैंने शादी करी, मेरी पसंद थी, सब कुछ मेरा था। तो वो अंदर इतनी घिर चुकी होती है अपने आप से कि वो माँ बाप से कह ही नहीं पाती, तो सपोर्ट तो कहाँ से मिलेगा उसको। तो इसलिए फिर वहाँ ब्रेक हो ही जाता है ज़्यादा। और हमें गिनती की लव मैरिज नज़र आती है तो शायद ब्रेकअप ज़्यादा दिख जाते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज तो थोक में होती हैं, वहाँ हमें नज़र नहीं आते। हमें समाज में यदि कहीं लव मैरिज हो रही थी, अरे उसने लव मैरिज करी है, उसने उससे करी है, तो हमारी नज़र भी उधर ही रहती है।
थोड़ा सा नजरिया भी तो हमारा वहीं रहता है ना कि इनकी कैसी चल रही है, देखे तो सही। एक और समस्या है जो अभी तक चल रही है, हमारे गांव में भी चल रही है, छोटे कस्बों में भी है, डाइन की। महिलाओं को डाइन बता देते हैं, खास करके वो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई या बच्चे की तो कम, पति की जो पति के, सिंगल है। हाँ। इसके पीछे कारण क्या लगता है? कई बार ये लगता है कि उसी समय कुछ ऐसी और घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोग जोड़ देते हैं, दुर्घटना या ऐसी चीज। तो यदि हम केसेस वाइज देखें, हमने जो केसेस देखे हैं या पढ़े हैं, तो जैसे सिंगल विडो है, थोड़ी सी ओल्ड एज है, उसके पास एक घर है, उसके पास जमीन है, तो उसके ऊपर नजर रहेगी उसके परिवार वालों की। एक तो ये रहता है कि कैसे उससे वो जमीन छीन ली जाए, कैसे उसका घर छीन लिया जाए, और उसको प्रताड़ित करने वाले घर के ही लोग होते हैं, चाचा ताऊ के घर के। सिंगल है इसलिए भी। दूसरा, एक यदि सिंगल है तो उस पे दूसरी तरह से भी नजर रहती है, सेक्सुअली हरेसमेंट की भी रहती है कि इसको कैसे हम यूज में लें, कैसे इसको प्रताड़ित करके करें। या तो वो सीधे सीधे आ जाए, नहीं तो इस तरह से करें। अब घटना उसकी जबरदस्ती जोड़ दी जाती है, उसका पति यदि खत्म हो रहा है तो भी उसी के ऊपर दोष डाला जा रहा है। जैसे पुरानी लेडीज है ना, कि पुरानी लेडीज ये कहती है कि मेरे बेटे को खा गई, मेरे सीधा सीधा ये कहती खा गई, आते ही खा गई, ऐसे कुछ ना कुछ। फिर उसी दौरान किसी बच्चे की या गांव में कुछ और हो गया तो उसको जोड़ दें। ये तो घटनाएं हैं जो हम जबरदस्ती जोड़ते हैं। अभी का रिसेंट केस है मेरे पास, मेरा ही कांस्टेबल आया छुट्टी लेना है, तो वो मुझे कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? कि मेरी पत्नी में भूत प्रेत आते हैं, उसका जादू टोना करवाना है। अब तो वही बात हो गई ना, यदि उसका वो भूत प्रेत मान रहे हैं, उसकी जो भी बीमारी है उसको वो भूत प्रेत ही मान रहे हैं कि डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो वहां ले जाना है। तो इसमें वही बात होगी कि उसमें कोई डायन आ रही है, फिर वो उसको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे उसको मारा भी जाएगा, उसके झाड़ा भी लगाया जाएगा, उसको प्रताड़ित भी किया जाएगा, काटते हैं सलाखों से। बिल्कुल, ये भी किया जाता है। फिर उसकी बात समाज में भी जाएगी, पड़ोस में भी जाएगी, अरे इसमें तो ये आता है। तो हम हर चीज ऐसा महिला के साथ ही करते हैं, कमजोर के साथ ही करते हैं। यदि कोई मानसिक बीमारी है तो उसके तो बहुत सारे इलाज है, साइकियाट्रिस्ट का इलाज, साइकोलॉजिस्ट का इलाज, बहुत सारे होते हैं। पर हमारा अभी भी ध्यान उसी झाड़ फूंक और उसी में उलझा हुआ है। पितर आते हैं, ये आता है, भूत प्रेत आता है। और मैंने जो ज्यादा देखे हैं, अभी रिसेंटली बूंदी में ये घटना हुई थी, भीलवाड़ा में हुई थी, वहां सीधा सीधा उसका कनेक्शन जमीन से था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, अकेली थी, विडो थी, बड़ी एज की थी, कोई मकान चाहिए था, तो घर वालों ने जैसे भी उसको मारा पीटा, फिर उसे झाड़ा फूक करवाई, फिर जादू टोना करवाया, फिर वो घायल हो गई। तो ऐसी यही तो हो जाती है कि बाद लोग अकेले और विक्षिप्त भी हो जाती है इतनी चीजों के बाद। जब इतने सारे लोग उसको यही कहते हैं तो वो भी सोचने लग जाती है मुझ में ही कमी है, वो भी खुद भी यही मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, मेरी इसमें कहानी है डर का साया। उसकी नायिका बोलती ही नहीं है, उसको इतना पीट दिया जाता है, वो सुरक्षा सखी उससे पूछ रही है, और एक टीचर है वो उससे पूछ रही है, पुलिस उससे पूछ रही है, वो महीनों तक तो बोलती नहीं, इतनी डर जाती है वो कि वो अपनी समस्या बता ही नहीं पा रही है। कैसे बताऊं? फिर सुरक्षा सखी उसकी काउंसलिंग करती है, उसको समझाती, तब जाके वो चीज बताती है कि मुझे इसलिए पीटा गया, इसलिए मारा गया, ये सारा किया गया, मुझे डायन बना के घर से बाहर निकाल दिया गया, कि मेरे पास कहा गया था कि जमीन छोड़ दो, ये मकान छोड़ दो। तो समस्या तो कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता। कई बार ऐसा भी होता है ना कि उसको और उसके बच्चे को क्यों हम पाले, क्यों हम खर्च करें जब उसका पति नहीं है, पति नहीं तो रहा, परिवार क्यों खर्च करे? या तो भाइयों को करना पड़ेगा, माँ बाप तो करें वापस से। हाँ, तो उसको अगर माँ बाप वापस नहीं ले गए अपने यहाँ, तो ये परिवार उसको फिर परेशान करता है कि ये किसी तरह भाग जाए, तो फिर वो डायन हो जाती है। बिल्कुल, या तो भगा दिया जाए या खुद भाग जाए, इसको कौन इसको रोटी देगा? वो तो सक्षम तो होती नहीं है, तो खुद कमा के खा सके। तो फिर बहुत सारी चीजें चलती है इसके भी पीछे। हमारे राजस्थान में तो ये बहुत बड़ी कुप्रथा है, अभी तक भी जिंदा है, जहाँ पे हर गांव में ये सब चलता ही रहता है। एक मकान तो तय कर दिया जाता है कि इसके तो परमानेंट ये है। यहाँ पे भूत पिशाच रहता है, चुड़ैल। बहुत ही गंदी मानसिकता है, बहुत ही, हम पता नहीं कब निकलेंगे इन सब मानसिकता। इतना शिक्षा का इतना प्रसार होने के बाद भी ये स्थिति मैं कह रही हूँ ना, मेरा कांस्टेबल जब छुट्टी लेने का कारण ये बता रहे कि उसकी पत्नी में ये आ रही है, भूत आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, ये आ रहे, तो इसका मतलब ये सोच लो कि वो लड़की पिटने वाली है अब। उसकी क्या क्या, उस बेचारी के साथ में क्या क्या होने वाला है।
और जब एक कांस्टेबल अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा सोच रहा है, तो ऐसे केस अगर उसके पास आते हैं हाँ, तो वो तो क्या वो क्या न्याय करेगा? क्या करे? क्या न्याय करेंगे? वो किसी और के साथ क्या न्याय करेंगे? जब वो घर में ही इन सब चीज़ों से खुद ही यही सब कर रहे हैं, इसी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, गंदी प्रथाओं को अभी भी कैरी कर रहे हैं। तो बहुत ही अजीब-अजीब सी प्रथाएँ राजस्थान में हमारे को देखने को मिलती हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सारी कुप्रथाएं अभी तक चल रही हैं समानांतर में, चाहे गांव में हो या कस्बों में हो। बिल्कुल, चाहे दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, लड़की को नहीं पढ़ाना, सारी जो गलत काम है उसका जो ठिकरा है लड़की के लड़के ही होना, बिल्कुल, सारी चीजें अभी तक चल रही हैं और चलेंगी, जब तक कि लड़की खुद सशक्त नहीं हो जाए। सशक्त वही ऑल ओवर पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करनी ही पड़ेगी, बौद्धिक विकास उसका करना ही पड़ेगा। उसको गुलामी का एहसास कराना पड़ेगा कि आप गुलाम हो, उसको बताना पड़ेगा, अभी तो वो गुलामी में खुश है। उससे उसको निकालना संरक्षण लगता है, उसको तंगुलानी संरक्षण लग रही है, अरे वाह! में उसको सुरक्षा में सुरक्षित फील हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हो सकता है, उसको महसूस हो रहा है। आप स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, आपके क्या प्रयास हैं इन, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप रोज़ देखती हैं। जब आपने कहानी लिखी है तो वो सच्ची घटनाओं को ही अपने शब्दों में पिरोया है, बिल्कुल, उनको ढककर। बिल्कुल, बिल्कुल। पात्र काल्पनिक है पर घटनाएँ सारी सारी सही। सारी तो आप स्कूल कॉलेजों में जब जाती हैं, तो आपका क्या प्रयास है कि आज के लड़कियों को और लड़कों को भी साथ में, किस तरीके से आप उनको जागरूक कर रही हैं? बिल्कुल, मेरा स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो सेव यू सेव नेशन चलता है। स्कूल जो 6 से 12 तक के बच्चों के लिए सेव यू सेव ने। इसके अलावा जैसे मैं बटालियन में अपने सुरक्षा चक्र चलाती हूँ। उसमें हम उनको फिज़िकल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि किसी से भी फाइट भी करनी पड़े तो वो अपने सक्षम हों 2-4 लात घुसे चलाने के लिए। साथ में उनको कानूनी जानकारी, इसके अलावा उनको मोटिवेट करते हैं अपने को अंदर से मजबूत बनाने के लिए। खास तौर से मैं लड़कियों को ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ। लड़के तो चलो बाहर रहते हैं, घूमते-फिरते हैं, अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं और फिज़िकली उनको उनको तो बताया ही जाता है कि आप मजबूत हो, चाहे वो हो नहीं परंतु उनके तो दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप मजबूत हो, आप मर्द हो, आप बलशाली हो, आप मुखिया हो, ये सारी चीज़ें उसके तो दिमाग में डाल दी जाती है। तो उसका फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ हमें लड़कियों में इनबिल्ट करनी पड़ती है कि आप भी मजबूत हो, आप एक जन्म दे रही हो, आप कैरी कर रही हो, आप माँ हो, आप स्तनपान करा रही हो, आप पीरियड झेल रही हो, आप डिलीवरी झेल रही हो, तो आप कहीं से कमज़ोर नहीं हो, आप मजबूत हो। उनको वापस से याद दिलाना पड़ता है। मैं जब कॉलेजेस में जाती हूँ या किसी एकेडमी में, जैसे आज ही मैं सीडीटीआई एकेडमी में गई, तो मुझे ये उन महिलाओं को याद दिलाना पड़ता है कि आप मजबूत हो और ये प्रयास हमें बार-बार करने पड़ेंगे, रेगुलर करने पड़ेंगे कि आप कहीं से कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो, आपको ईश्वर ने नवाज़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दी है, आपको माँ बनने का अधिकार दिया है, आपको अन्नपूर्णा बनाया है, तो उन शक्तियों को पहचाना एक सिक्स सेंस जो छठी इंद्रिय है, आपको पहले ही अंदाजा लग जाता है कि क्या गलत, कहाँ खतरा है, कहाँ गलत है, उसकी उस बात से आपको दी है। तो उनको पहचान करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि मैं उस महिला को, बच्ची को ये बता दूं कि तुम कमज़ोर नहीं हो। कैसे भी उसको बताना है, उसके दिमाग में मुझे डालना ही है और मैं कोशिश करती हूँ, ये बुक भी इसीलिए है कि एक महिला को हम बता सकें कि आप बहुत मजबूत हो, आप खुद लड़ सकते हो, आपके लिए कानून है, आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, आपके साथ में सब है। कानून भी है, सरकार भी है, प्रशासन भी है, लोग भी हैं। आप एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। देखो फिर दूसरा कदम लोग अपने आप उठा देंगे। और आप ही नहीं उठाओगे तो फिर कोई नहीं आएगा। तो ये कोशिश मेरी तो जारी रहती है। आजकल तो हमारे पुलिस में भी बहुत प्रयास किए जाते हैं, राजस्थान पुलिस में, कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को जाके सिखाया जाए, समझाया जाए। परंतु मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसको कोर्स में ही डाल दिया जाए आने वाले समय में। जैसे ये किताब है, इसको कोर्स में डाल दिया जाए और बहुत सी किताबें तैयार की जा सकती है बच्चों के लिए। तो इससे बढ़िया कोई इलाज और नहीं है। जहाँ आप बच्चे के दिमाग में हम कैसे उसके मैथ्स घुसा देते हैं, कैसे उसके इंग्लिश को रटवा देते हैं, तो ये भी हम रटवा सकते हैं और लड़के को भी हम रटवा दें उसको। ये तो इतना तो डर बैठा है, यदि आप किसी का पीछा कर रहे हो तो भी आपको पकड़ सकती है पुलिस, इतना तो उसके दिमाग में बैठा है ना, पर हम बैठाते ही नहीं है। तो ये हमें प्रयास मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं और लोग, बहुत से लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा होंगे। प्रयास बढ़ रहे हैं, दिखते हैं लोगों के प्रयास लड़कियों को सशक्त बनाने के, और होंगे। आप बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ कर रही हैं, अपनी कोई संस्था है आपकी जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा रही हैं? मेरी संस्था है, चैरिटी संस्था है, मेरी एनजीओ है, CEWS, सेंटर फॉर एम्पावरमेंट फॉर वीकर सेक्शन।
जो एक कमज़ोर वर्ग है, जो स्लम एरिया में रहता है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है, कच्ची बस्तियों में जो रहते हैं और जो स्कूल नहीं पहुँच पाते या स्कूल तो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं या स्कूल में सिर्फ़ उनका नामांकन चल रहा है, पढ़ने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर उन पे ध्यान भी नहीं दिया जाता। जो हम एजुकेशन में हमारी ये सिस्टम ख़राब है कि जो कमज़ोर है उसको और कमज़ोर कर दिया जाता है और जो इंटेलिजेंट है उसको सब पिक कर लेते हैं। उसको कोचिंग संस्था भी पिक कर लेती है, उसको स्कूल भी पिक कर लेता है, उसका न्यूज़पेपर भी पिक कर लेता है कि इसको आगे बढ़ाना है। पर वो जो कमज़ोर है उसको कोई आगे नहीं बढ़ाता। तो मेरी संस्था ऐसी 10 जगह स्कूल चला रही है, राजस्थान में 10 जगह, जहाँ पर हम 50-60 बच्चों को एट ए टाइम शाम की इवनिंग क्लासेस देते हैं, रेमेडियल क्लासेस देते हैं, बेसिक्स पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। इसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कुछ और चीज़ें उनको साथ में सिखाते हैं। सभी जगह मेरे टीचर्स हैं, सभी जगह उनको सैलरीड हैं, उनको सबको हम चैरिटी करते हैं। साथ में समय-समय पर आप जैसे अच्छे लोग और भामाशाह लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चों को स्टेशनरी वगैरह देते हैं। उनका मैं मॉनिटरिंग भी करती हूँ। मेरे को भी जब समय मिलता है तो मैं उनके बीच में जाती हूँ, कुछ उनको अच्छा सिखा के आती हूँ। सभी जगह सेल्फ डिफेंस तो हम सिखाते ही हैं। मेरा सवाल यही आ रहा था कि स्कूलों में शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा की बात आप कह रही थी कि जो चीज़ें स्कूल के कोर्स में आनी चाहिए वो नहीं है वहाँ। हाँ। क्या आप इन बच्चों को वही सिखा रहे हैं? हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उनको सिखाती हूँ। उनको मैंने सेव यूथ सेव नेशन के बहुत सारे पार्ट पढ़ा दिए, बैड टच गुड टच पढ़ा दिया। अब उनको हमने प्रशिक्षण दे दिया, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सेल्फ डिफेंस जो होता है। साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट, उनके कंपटीशन करवाते रहते हैं। उनकी थानों में विजिट तक करवाती हूँ मैं, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, जो गैप है वो ख़त्म हो जाए और बहुत एन्जॉय के साथ वो उसको लेते हैं उन क्लासेस को। वो वहाँ पे हम कोई डिग्री या डिप्लोमा उनको नहीं दे रहे, पर मुझे ये पता है कि वो बेसिक सीख गए, तो उनकी एक खुद की जिज्ञासा हो जाएगी कि आगे भी हमें पढ़ना है। फिर कुछ जैसे आरटीआई में सिलेक्शन करवा देते हैं उनका, कहीं एडमिशन करवा देते हैं, कुछ ठीक रहते हैं, तो कोशिश करते हैं कि स्कूल जो नियर बाय स्कूल है, उनसे मिलके उनके एडमिशन भी रेगुलर हो जाए। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होते हैं जहाँ लड़कियों को आने नहीं देते, वहाँ से बुला-बुला के भी लाते हैं। तो एक कोशिश है जो कर रहे हैं, जितना समय मिलता है, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, आप कभी विज़िट करें वहाँ पे, तो आपको खुद ही आपको चेंज उन बच्चों में डायनामिक चेंज नज़र आएगा। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई भी जाता है, कभी आप मेरे साथ विज़िट करना, आप वो इतने खुश होंगे और आप भी खुश होंगे उनको देख के, उनकी प्रोग्रेस देख के। नहीं, सचमुच, क्योंकि झुग्गी-झोपड़ी या गाँव के जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, इनके बच्चे हमेशा उपेक्षित और बेचारे से रहते हैं। मतलब वो अलग-थलग ही, अगर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो एन्जॉय कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और कानून, थाने, ये सारी चीज़ें में जो ये तो मुझे लगता है सामान्य स्कूल के बच्चे भी नहीं नहीं जानते। जानते, बिल्कुल उनको पता है ना कि मैं पुलिस की मैडम हूँ, वो हमेशा वो इसी चीज़ को लेके मैडम आ गई, पुलिस है, हमें भी पुलिस उनसे कभी पूछो क्या बनना है, सबको पुलिस बनना। चलिए, आपने पुलिस की छवि बहुत सुधार दी है, जब बच्चे आपसे नहीं डर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की वर्दियाँ भी नहीं है, देखो डरना भी नहीं है, पुलिस आपको डराने के लिए नहीं, पुलिस आपकी सहायता के लिए, सुरक्षा। लेकिन एक तो सच आप मानेंगे कि पुलिस को देखकर सभी लोग दूर हटते हैं, पास नहीं आते। ये भी ज़रूरी है, समाज में जो गुंडा तत्व या आपराधिक तत्व इतने बढ़ गए हैं, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा डर भी पैदा करना पड़ता है। यदि पुलिस को देख के सड़क पे बैठे हुए 10 लोग बैठे हैं, रात को 2 बजे बैठे हुए हैं और पुलिस की गाड़ी को देख के नहीं भाग रहे, तो फिर पुलिस का होने का क्या मतलब है? डर तो होना चाहिए। क्यों बैठे रात को 2 बजे आप सड़क पे? नहीं? आपको घर में बैठना चाहिए। आपकी वजह से हमारी बेटियाँ असुरक्षित हो रही है, हमारे आने-जाने वाले बुजुर्ग असुरक्षित हो रहे हैं, तो इतना डर तो पुलिस का दिखाना ही पड़ेगा। उसमें कई बार ये हो जाता है कि थोड़ा-सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ भाषा खराब हो जाती है, कई बार कुछ गलत भी हो जाता है, करते-करते अच्छा करते-करते भी गलत हो जाए, पर वो उनको भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तो इसी समाज से निकले हैं। पुलिस में जो भर्ती होते हैं वो भी तो समाज के ही लोग हैं। उन्होंने भी घर में वही देखा है, वही गाली-गलौज देखी है, वही लड़ाई-झगड़ा देखा है। वो भी टेंशन में रहते हैं, तनाव में भी रहते हैं, नहीं? तो वो भी तभी सुधरेंगे जब समाज में थोड़ा-सा चेंज आएगा। अब काफ़ी चेंज आ गया है पुलिस में। व्यवहार में चेंज आ गया, भाषा में चेंज आ गया, सलीके से रहने लगे हैं, डिसिप्लिन रहने लगे हैं। उनको पता है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो उनमें भी चेंज आ रहा है और आएगा और भी आएगा और ये जो गैप है वो भी कम होगा। और आप जैसे लोग जब एक इसको सामाजिक जिम्मेदारी मानकर चलेंगे कि अपने विभाग के कांस्टेबल्स को भी सही जगह लेकर जाना है, सही सोच के साथ सही सोच के साथ। और समाज को भी मिल
और विशेषकर बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जो गलियों में रहते हैं या गांव में हैं, झोपड़ियों में हैं, उन बच्चों तक आपकी नज़र है। स्कूल के बच्चों को तो आप शिक्षा दे ही रहे हैं, प्रशिक्षण दे ही रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई है और अपने शब्दों से किताबों में लिखकर, लेखों में आप एक ज़माने से आलेख लिख रहे हैं अलग-अलग अखबारों में, पत्रिकाओं में। तो ये कोशिश एक दिन बहुत अच्छा रंग लाएगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और जिन महिलाओं के बारे में हमने बात की, उनकी विषम परिस्थितियों के बारे में, हम खुद महिला हैं और उनको लेकर चिंतित हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर इसी सोच के साथ, इसी सुधारवादी सोच के साथ आगे बढ़ें, तो हमें सार्थक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हमें अपना संदेश देकर, मैसेज देकर अवश्य बताएं। नमस्कार। नमस्ते। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।